मोहताबाग है। अगर आप सब कुछ सही से समझना चाहते हैं तो आपको पिछली कहानी देखनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार शुरुआत होती है लेडी जेन से, जो कि सर जॉन फ्रैंकलिन की पत्नी है। ये साल है 1847 का, बल्कि ये साल भी जल्द ही पूरा होने वाला है। पिछले 2 साल से इन्हें एरबस और टेरर से कोई खबर नहीं आई। लेडी जेन सोफिया के साथ आर्कटिक काउंसिल में आई थी मदद मांगने के लिए। वो काउंसिल से पूछती है कि अपने बबन बे में वेलर्स को जो संदेश भेजे थे, क्या वहाँ से कोई खबर मिली है? जिस पर उसे कहा जाता है कि फिलहाल तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें आपके पति के कमान पर पूरा भरोसा है। इस पर लेडी जेन गुस्से में कहती है कि हमें उनकी कोई खबर नहीं मिली, इसलिए फिलहाल अगर हम उनकी तारीफ के बजाय उनकी मदद करें तो बेहतर होगा। इस पर सर जॉन रॉस कहते हैं कि हम कोई टॉस प्लान तो बना ले, लेकिन ऐसा ना हो हम जल्दबाजी में अपना पैसा बर्बाद कर दे और शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो ही ना। लेडी जेन कहती है कि हमारे जवान पिछले 2 सालों से ठंडे तापमान को झेल रहे हैं। असल दिक्कत यही है कि हम अतीत से सीखकर अपने वर्तमान को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए मुझे बस इतना जानना है कि आप लोगों का प्लान क्या है। तब एक एडमिरल कहते हैं कि उस जहाज में सिर्फ आपके पति ही नहीं बल्कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ लेडी जेन कि अगर जल्द ही उनकी खबर नहीं आई तो मैं खुद उन्हें ढूंढने निकल जाऊंगा। मगर वो 1 साल बाद की बात कर रहा था। यहाँ से निकलने के बाद लेडी जेन सोफिया से कहती है कि अगर इनसे कुछ ना हुआ तो हम खुद उनके लिए कुछ करेंगे। मैं अपने खर्चे पर एक सर्च पार्टी भेजूंगी। हमारे लोगों की जान के आगे पैसे की कोई अहमियत नहीं। मेरा दिल कहता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि सर जॉन तो 5 महीने पहले ही दुनिया से जा चुके हैं और वहाँ के हालात बदतर है। इनके लोग सख्त मुश्किल में फंसे हैं। चलिए अब वापस से आर्कटिक में आते हैं। टेरर पर हालात वाकई संगीन थे। अपने केबिन में बैठे डॉक्टर गुडसर उस लाश की तस्वीर को देख रहे थे जब दूसरा हमला हुआ था। एक डॉक्टर होने के बावजूद वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना विशाल जानवर क्या हो सकता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस सर जॉन की मौत पर बहुत दुखी थे। वैसे तो एरबस जहाज ठीक था, मगर 2 साल की बर्फ की वजह से अब टेरर 9 इंच मुड़ गया था। यहाँ एक नए किरदार को जानने का समय आ गया है। थॉमस जॉब्सन, जो कि एक बरतानवी नाविक है और इस समय वो फ्रांसिस के लिए एक खिदमतगार के तौर पर काम करता है। जैसे सफर में खाना, कपड़े, जूते जैसे जरूरतों का वो ख्याल रखता है। जॉब्सन एक बहुत अच्छा और वफादार इंसान है, तो इसे भी याद रखे। जॉब्सन फ्रांसिस के पास आता है पूछने के लिए कि आज वो ऑफिसर्स की मीटिंग में जाएंगे या नहीं। फ्रांसिस उसे हालात के बारे में पूछता है, जिस पर जॉब्सन लोगों की राय और टेरर के झुकने वाले समस्या को लेकर बात करता है। तभी इन्हें शोर सुनाई दिया। ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक मरीन पर उस जानवर यानी टुम्बाक ने हमला कर दिया है। उसे कत्ल तो नहीं किया, बस उसकी खोपड़ी इतनी जख्मी कर दी थी कि दिमाग नजर आ रहा था। मगर वो आदमी मरा नहीं था, जिंदा था, कोमा में था। उसकी हालत किसी जिंदा लाश जैसी थी। जहाज का एक और व्यक्ति जो पहरे पर खड़ा था वो भी गायब था। फ्रांसिस उसे ढूंढने के आदेश देता है। वो 2-2 लोगों की एक टोली बनाता है। ऐसे 30 लोग बाहर जाएंगे ताकि अपने साथी को ढूंढ सके। एक एवंस नामी लड़का भी बाहर जाना चाहता था, तो फ्रांसिस उसे अपने साथ ले जाता है। ये चारों ओर देखते हैं। बस कुछ समय के लिए फ्रांसिस का ध्यान एवंस पर से हट जाता है और जब वो वापस आया, एवंस मारा जा चुका था और जिस आदमी की तलाश में ये निकले थे बस उसके कपड़े ही नहीं मिलते हैं खून से सने हुए। वो जानवर यानी टुम्बाक सिर्फ नाम का ही जानवर था। वो अकल रखता था, वो ऐसे ही हमला नहीं करता था। मजबूरन ये लोग जहाज पर लौट आते हैं। वो देखते हैं कि सूरज की रोशनी कम हो रही थी। साल खत्म होने को था। ये अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि ये आर्कटिक में सर्दियों का वो समय था जब कई दिनों तक इन्हें सूरज की रोशनी नसीब ही नहीं होगी। मतलब कि रातें लंबी हो जाएगी। खैर हम देखते हैं कि फ्रांसिस उस एवंस नामी लड़के के मौत से काफी दुखी था। वो अपने दोस्त को बचाने निकला था, लेकिन अपनी ही जान गवा बैठा। फ्रांसिस जेम्स के साथ बैठे थे। कहते हैं कि मैं उसे बचा नहीं पाया, जिस पर जेम्स उसे समझाते हैं कि आपने काफी जिम्मेदारी निभा ली, अब आपको अपना बोझ कम कर देना चाहिए। शराब के नशे में फ्रांसिस जेम्स को बताता है कि वो इस अभियान पर अपनी मर्जी से नहीं आए थे।
दरअसल वो सोफिया के कहने पर यहाँ आए थे। सोफिया ने उससे वादा लिया था कि वो इस अभियान में सर जॉन की सुरक्षा करेंगे। ये सुनकर जेम्स को हैरानी हुई। वो कहता है कि सोफिया ने तो तुम्हें 2 बार टुकराया था ना शादी के लिए। तो हमें पता चलता है कि दरअसल सोफिया का दिल जीतने के लिए ही फ्रांसिस इस अभियान पर आया था। उसे रॉयल नेवी की या साम्राज्य की नहीं पड़ी थी, ना ही उसे समुद्री रास्ते ढूंढने में कोई दिलचस्पी थी। ये सुनकर जेम्स को बड़ा अजीब लगता है और बुरा भी, क्योंकि वो तो रॉयल नेवी से बहुत ही वफादार था। डॉक्टर स्टैनली, डॉक्टर अलेक्जेंडर और गुडसर उस मरीन के इलाज में लगे थे, मगर जख्म इतना बड़ा और गहरा था कि खोपड़ी को वापस से बंद करना नामुमकिन था। हम ये फुटेज तो दिखा नहीं सकते, पर आप अंदाजा लगा ही ले। अब सभी लोग बारी बारी पहरा देने वाले थे। मरीन में से मिस्टर टॉजर अपने साथी की मौत पर काफी दुखी था। कहता है कि हमें तो कुछ मिलता भी नहीं, फिर भी हम यहाँ हैं। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आए। मानो जैसे उनके दिमाग में अब बगावत जन्म ले रही हो। देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ देर बाद जब नए लोगों की बारी आती है पहरा देने की, उसमें मिस्टर हिकी और कुछ मरीन्स थे, उनके साथ टॉजर भी शामिल थे। तब हिकी को जहाज के डेक पर एक और कटी हुई लाश मिलती है। ये लाश 2 हिस्सों में थी। कमर से नीचे ये अलग इंसान की लाश थी और ऊपर से ये दूसरे इंसान की। इतनी सफाई के साथ इन लाशों को काटा गया था कि ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाती। अब ये काम किसी जानवर का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लाश देखकर दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। तब दूर मिस्टर हिकी को कोई नजर आया। वो खुद से कहता है कि ये तो वो एस्किमो है। वो सार्जेंट टॉजर से पूछता है कि आखिरी सर्च पार्टी में तुमने उस एस्किमो लड़की का कैंप देखा था, मुझे ठीक ठीक बताओ उसका कैंप कहाँ है। नीचे डॉक्टर स्टैनली बताते हैं कि ये लाश 2 लोगों की है। निचला हिस्सा थॉमस सेविंग्स का है और दूसरा एक मरीन का। दिखने में ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बड़े ब्लेड से काटा गया हो, लेकिन ये काटा गया है एक पंजे से। वैसे तो ये किसी इंसान का काम लग नहीं रहा था, मगर इनका शक था कि शायद ये किसी एस्किमो का काम हो सकता है। वो जंगली है, कुछ भी कर सकते हैं। तब थॉमसन बताता है कि हमें कुछ और निशान भी मिले हैं। इस जीप ने जहाज के चारों ओर चक्कर लगाया है और आसपास एस्किमो लोगों के कोई निशान नहीं। इस पर जेम्स कहता है कि अगर ये ना इंसान है और ना बालू, तो आखिर ये जीव है क्या। मेरी मानिए तो हमें उस लड़की से पूछताछ करनी चाहिए। वो एस्किमो लड़की कई महीनों से हमारे आसपास भटक रही है, इसकी वजह हम नहीं जानते। इस पर फ्रांसिस कहता है कि मैं जेम्स से सहमत हूँ, हमें उसे यहाँ लाना चाहिए। कल सुबह कुछ लोग उसे ढूंढने जाएंगे। इस पर जेम्स भड़क जाता है कि हमें अभी उसे ढूंढना चाहिए। फ्रांसिस को गुस्सा आता है, कहता है कि हम सब थक गए हैं और मैं आज रात अपने आदमियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहकर वो चले गए। और फ्रांसिस को वो समय याद आता है जब वो सोफिया से बात करने आया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सोफिया कहती है कि खुश तो तभी रखोगे ना जब तुम यहाँ होगे। तुम्हारे तो कई कई साल समुंदर में गुजर जाते हैं। फ्रांसिस कहता है कि मैं हमेशा तो कैप्टन नहीं रहूंगा। शादी के बाद तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जिस पर सोफिया कहती है कि तुम आयरिश हो, पुराने ख्यालात के हो, धर्म पर विश्वास नहीं रखते, सियासत तुम्हें आती नहीं, तो फिर मुझे बताओ कि क्या होगा। फ्रांसिस कहता है कि नेवी मुझे एक और मौका दे रही है। इस बार शायद मैं उत्तर में जाऊं। ये मेरा आखिरी सफर होगा जिससे मुझे नाइटहुड मिलेगा और फिर मैं रिटायर होकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी लेडी जेन आकर कहती है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी फ्रांसिस, तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा हादसा होगा। पता नहीं क्यों सोफिया और फ्रांसिस के रिश्ते से कोई भी खुश नहीं था। खैर, यादों से निकलकर कहानी को वर्तमान में ले आते हैं। फ्रांसिस अपने केबिन में थे कि तभी जहाज पर हंगामा मच गया। फ्रांसिस बाहर आते हैं। मिस्टर हिकी ने 2 लोगों को अपने साथ मिला लिया था और वो उस एस्किमो लड़की यानी नाइफ को लाए थे, वो भी जबरदस्ती, और सभी लोग उसे मारना चाहते थे क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि इस एस्किमो लड़की के कबीले वाले ही इन लोगों को बेदर्दी से मार रहे हैं। हिकी के साथ साथ बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। सार्जेंट टॉजर उसे समझाता है कि हमें कैप्टन के ऑर्डर का इंतजार करना होगा। इस बात को लेकर सभी में हाथापाई हो गई। तभी फ्रांसिस बंदूक चलाकर सभी को बैठने के आदेश देते हैं और कहते हैं कि जब तक इस लड़की पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, और जो भी मेरे आदेश का अपमान करेगा उसे गिरफ्तार कर लो। ये मरीन को वो साफ साफ आदेश दे देता है। फिर फ्रांसिस पूछता है कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। तब हिकी और 2 और लोग, टॉम और मैग्नस, आगे आते हैं।
फ्रांसिस कहता है कि तुम तीनों से फौरन पूछताछ की जाएगी और आदेश देता है कि इस स्कीमो लड़की को एरेबस ले जाओ जहां इसे सुरक्षित रखा जाए। पूछताछ के दौरान मिस्टर हिकी बताते हैं कि हम इस लड़की के स्नो हाउस से 200 मीटर की दूरी पर थे। तब हमने उस जीप को इस लड़की के साथ देखा। ये दोनों आमने सामने खड़े थे और लड़की ने हाथ हवा में फैलाए रखे थे जैसे किसी जादू टोने का शिकार हो। वो जीप किसी आम बालू से 3 गुना बड़ा था, लेकिन उसका सर और उसकी आंखें बड़ी ही अजीब थी। हमें देखने पर वो जानवर वहां से भाग गया, लेकिन वो हमसे डरकर नहीं भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की उससे बात कर रही हो, इसलिए हम उसे पकड़कर ले आए। हिकी कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने आपका ऑर्डर नहीं माना सर, लेकिन मुझे डर था कहीं वो लड़की भाग ना जाए। फ्रांसिस कहता है कि वजह जो भी हो, लेकिन आप तीनों को अपनी पोस्ट और जहाज को छोड़ने के आदेश नहीं दे। आप तीनों ने नियमों को तोड़ा है, इसलिए 12-12 कोड़े तीनों को मारे जाएंगे। इस पर हिकी भड़क जाता है, कहता है कि गलती उस लड़की की थी, इसलिए आपको सजा उसे देनी चाहिए ना कि हमें। इस पर फ्रांसिस गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें 30 कोड़े मारे जाएंगे। हिकी को बहुत गुस्सा आया था। कहता है कि न जाने वो लड़की किस किस की जान लेने वाली थी। मैंने आप सबकी जान बचाई और आप ये सिला दे रहे हैं। जिस पर फ्रांसिस जॉनसन से कहता है कि मिस्टर हिकी को सबके सामने नंगा करके 30 कोड़ों की सजा दो। सभी लोअर डेक में जमा थे। हिकी के जुर्म बताए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सबके सामने नंगा करके कोड़े मारे गए। ये काफी दर्दनाक रहा होगा उसके लिए और ये सब बहुत खुलकर दिखाया गया है। और यहाँ मिस्टर हिकी के अंदर का राक्षस जन्म लेता है। ये आगे आप देख लेंगे कि वो राक्षस क्या क्या कर सकता है। सजा देने के बाद फ्रांसिस ऐलान करता है कि टेरर पर खतरा बढ़ रहा है। वो जिस जगह पर है वहाँ खतरा ज्यादा है, इसलिए अगर कोई एरेबस पर जाना चाहता है तो जा सकता है और जो भी यहाँ रुकेगा उसे 1/4 ज्यादा खाना मिलेगा। जब फ्रांसिस अपने केबिन में था तो लेफ्टिनेंट एरविंग उन्हें बताने आते हैं कि सिवाय 10 लोगों के बाकी सभी एरेबस पर जाना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं। फ्रांसिस कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वहीं एरेबस पर जेम्स डॉक्टर स्टैनली को नाइफ के देखभाल के लिए कहते हैं, जिन्होंने ये काम मिस्टर गुडसर को सौंप दिया क्योंकि डॉक्टर स्टैनली को स्कीमो लोगों से नफरत थी। तब जॉन मॉर्बिन भी वहां मौजूद थे, जिसे सर दर्द की शिकायत थी। गुडसर उसकी जांच कर रहे थे। तब वो देखते हैं कि उसके मसूड़े काले पड़ गए हैं। ये स्कर्वी के लक्षणों में से एक लक्षण है। ये देखकर गुडसर परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्कर्वी के इलाज के लिए इनके पास अब कोई दवा नहीं थी। दोस्तों, ये स्कर्वी बीमारी तब होती है जब शरीर में विटामिन सी की कमी आ जाती है और अगर ये ज्यादा समय तक रहे तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इन लोगों को यहाँ 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा ले और आगे न जाने ये कितने समय तक यहाँ रहेंगे। खैर, डॉक्टर गुडसर इस बारे में किसी को नहीं बताते। इसके बाद वो नाइब के लिए कुछ खाना ले जाते हैं जिसमें सूप और चॉकलेट थी, मगर नाइब दोनों ही चीजें खाकर थूक देती है। जाहिर है उसने ये सब पहले कभी खाया नहीं तो उसे ये रास नहीं आता। गुडसर को नाइब की भाषा नहीं आती थी, मगर वो अपनी भाषा में उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ टेरर पर जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। तुम सोच रही होगी कि हम तुम्हारे इलाकों में क्या कर रहे हैं। दरअसल हम यहाँ चाइना और भारत तक का रास्ता खोजने आए हैं, एक नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये हमारे व्यापार के लिए है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। अगर हमें रास्ता मिल गया तो ये एम्पायर की जीत होगी। मेरा नाम है गुडसर, मैं इंग्लैंड से हूँ और वो बहुत अच्छी जगह है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मगर नाइफ कोई बात नहीं करती। और दोस्तों, यहीं इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। ये कहानी कंटिन्यू है तो आप जुड़े रहिए।